भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को जानेंगे। वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि और उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे। एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं विविधतापूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना परिचय। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विविधता बनाए रखे। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथ में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों हो सकती हैं। देखिए बॉक्स नंबर 2.1 पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन खेत और कारखानों सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवाद व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचारों में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। इन्हें कीजिए। विश्व में प्रचलित विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का एक चार्ट बनाइए। पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों को सूची बनाइए। किसी कृषि फार्म पर अपनी कक्षा के साथ भ्रमण की योजना बनाइए। कक्षा के 7 समूह बनाइए और प्रत्येक समूह को एक विशेष विषय में जानकारी एकत्र करने का काम सौंप दें। उदाहरण के लिए इस भ्रमण का उद्देश्य इसमें खर्च होने वाली धन राशि, लगने वाला समय तथा संसाधन, साथ ले जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके संपर्क स्थापित करना है, भ्रमण के स्थान के नाम, पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न आदि। अपने शिक्षक की सहायता से इन विशिष्ट उद्देश्यों का संग्रह कीजिए तथा ऐसे कृषि फार्म के भ्रमण की सफलता से दीर्घकालिक उद्देश्यों से उनकी तुलना कीजिए। बॉक्स 2.1 आर्थिक प्रणाली के प्रकार। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं की सेवाओं का उत्पाद किया जाए। वस्तु और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं। उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अथवा पूंजी मशीनों का। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में जिस पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा और साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांशतः विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोग की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांततः यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यकताओं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। बॉक्स नंबर 2.2 योजना क्या है। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश की संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय विधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ही ली गई थी। हमारी योजना के वर्ष 2017 के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजनाएं अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरुआत करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है कि भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह न तो संभव है और न ही आवश्यक है। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल रहा। अंततः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अत्यधिक श्रेयस्कर रहता है। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। बॉक्स नंबर 2.2
निजी क्षेत्रकों को भी योजना प्रयास का एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तक भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता का। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाँ, योजना कारकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई विरोध न हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। समृद्धि, इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादन पूंजी तथा सेवाओं की बॉक्स नंबर 2.3 महालनोबिस भारतीय योजना के निर्माता। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा। उनमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्य विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारिक विचार दिए गए हैं। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। महालनोबिस का जन्म 1893 में कोलकाता में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, कोलकाता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई थी। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो सदस्य बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI स्थापना की तथा सांख्या नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI तथा सांख्य दोनों ही समस्त विश्व के सांख्यिकीविदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान की। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनाने के भी इच्छुक थे। यह उनकी महान विद्वानता का उद्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस की योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। सांख्यिकीविद सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे। स्रोत सुखमय चक्रवर्ती, महालनोबिस, प्रशांत चंद्र, इन जॉन इट एल द न्यू पॉलग्रेव डिक्शनरी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, डब्ल्यू नॉर्टन, न्यूयॉर्क एंड लंदन से लिया गया। ये महालनोबिस का चित्र दिखाई गई है।
बॉक्स नंबर 2.3 सेवा क्षेत्रक। देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योग का अंश प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान दोनों क्षेत्रकों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया। यह कृषि तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था। ऐसी स्थिति तो प्रायः विकसित देशों में ही पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश में वृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा अध्याय 3 में विस्तार से की जाएगी। दक्षता में वृद्धि से अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारत जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश के का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक है कृषि क्षेत्रक, औद्योगिकी क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों की योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ में सेवा क्षेत्रकों की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। देखें बॉक्स नंबर 2.4 आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि के स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। और इन्हें कीजिए निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तन की अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। खाद्यान्न उत्पादन की पैकेजिंग, जनसंचार। उन वस्तुओं को ज्ञात कीजिए तथा उन मुख्य वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका भारत में 1990 से 91 तथा 2018 से 19 के लिए पृष्ठ संख्या 192 में भी देखें के दौरान आयात एवं निर्यात किया था। अंतर बताइए, क्या आपको आत्मनिर्भरता का प्रभाव दिखाई देता है? चर्चा कीजिए। उपर्युक्त विषयों में विस्तृत जानकारी के लिए आप नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण को देख सकते हैं। ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयाती संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही न उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्नों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सका।
सकता है। इसके अतिरिक्त यह आंशक भी था कि आयाती खाद्यान्नों, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप से हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेपों को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है डाल सकती है। समानता। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीयों को भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद वाक्य नंबर 2.5 स्वामित्व तथा प्रेरणाएं। किसान को भूमि। यह नीति विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि, उन्हें अधिक प्रेरणा लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भू स्वामित्व से कृषि को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसान के द्वारा बिक्री हेतु फल की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े गले फलों और ताजे फलों को ही एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े गले फल ताजे फलों को भी खराब कर देते हैं। यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए इससे किसान को ही हानि होगी क्योंकि वह फल बिक नहीं पाएगा। अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे जो उनको साफ तौर पर हानि पहुंचाए। इसका अर्थ किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः न उन्हें लाभ होता था और न ही हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ विशाल क्षेत्र कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र के उत्पादन कम क्यों था। स्रोत थॉमस सोवेल, बेसिक इकोनॉमिक, द सिटीजन्स गाइड टू द इकोनॉमी, न्यूयॉर्क, बेसिक बुक्स 2004 द्वारा दूसरा संस्करण। अपनाई नीतियों और विकासात्मक मुद्दे के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि अपनी वैश्विक शासन के में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा था। उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावारों वाली किस्मों के बीज के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। भू सुधार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदारी, जागीरदारी आदि का वात्सल्य था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लागत की वसूली किया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादन के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका USA से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के
एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देखे। 2.5 बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम की सीमा निर्धारित एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ हरित क्रांति के बाद तुम्हारी पेशकश में कौन रुचि लेगा। चित्र में दिखाई गई है किसान का दृश्य है। किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला, पर इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन पर समानता के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामित्व ने अपने किसान भूस्वामियों वास्तविक कृषक होने का दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधारने से कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देरी हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। कानून में भी उनके अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदार ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसानों को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकार में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी। वे आज तक जोतों में भारी असमानताएं बनी हुई हैं। हरित क्रांति स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुराने प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिकांश किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाओं उपलब्ध न थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV के प्रयोग से है। विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से इनके बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इनके आगत को सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों द्वारा प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदावार करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई
फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देशों की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेच गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पाद का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों पर इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगत को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक होती थी। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यकता आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिल सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों को बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। सहायकीय पर बहस। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी का आर्थिक औचित्य एक गरम बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायकी दी जानी आवश्यक थी। किसानों प्रायः किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायकी आवश्यकता थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तक उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं, यद्यपि सहायकीय का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकीय का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योगों तथा अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को ही पहुंचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकीय जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इनसे लक्षित समूहों को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। देखें बाक्स 2.6। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखने चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि
का एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायकी को प्राप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी बॉक्स 2.6 कीमतें संकेतों के रूप में, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक हैं। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो किसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसके उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे। उदाहरण के लिए पानी संरक्षण के लिए वे बागीचों में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम शिकायत करते हैं और सरकार पर दोषारोपण करते हैं, परंतु पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायकी कीमतों को वस्तुओं की पूर्ति का संकेतक नहीं होने देती है, जबकि बिजली और पानी की सहायकी युक्त दरों पर या निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उनकी कमी का ध्यान रखे बिना उनका फिजूल उपयोग किया जाएगा। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएंगे, भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधन की कमी हो, और इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाएंगे। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएंगे। उर्वरक कीटनाशकों पर सहायकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ेगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सहायकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायकी पर विचार करें और स्वयं से यह पूछें कि क्या किसान को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है। से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादन की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं, जो 1950 से 67.50% थी और 1990 तक घटकर 64.90% हो पाई। इसी क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यही है कि इन्हें कीजिए, एक छात्र समूह को किसी कृषि फार्म पर ले जाएं और प्रयुक्त कृषि विधियों का अध्ययन करें, अर्थात बीजों की किस्में, उर्वरक, मशीनें, सिंचाई के साधन, संबंध लागत, विपणनीय अधिशेष तथा अर्जित आय तैयार करें। यदि विधियों में परिवर्तन की जानकारी कृषक परिवार के किसी बुजुर्ग वृद्ध सदस्य से प्राप्त की जाएगी तो अधिक अच्छा रहेगा। उसके बाद निष्कर्षों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। विभिन्न उप समूहों का एक चार्ट बनाएं जिनके उत्पादक लागत में परिवर्तन, उत्पादक बीजों के प्रयोग, उर्वरक, सिंचाई के साधनों, समय के प्रयोग, विपणनीय अधिशेष और परिवार की आय में परिवर्तनों को दर्शाया गया हो।
विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, G7, G8 और G10 देशों की बैठकों के बारे में समाचार पत्रों की कतार ने एकत्र करें। कृषि सहायता पर विकासशील और विकासशील देशों द्वारा व्यक्त विचारों पर चर्चा करें। इस तालिका में उपलब्ध जानकारी का प्रयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे का एक पाई चार्ट बनाएं। 2 पाई चार्ट के आकार में परिवर्तन के संभावित कारणों पर चर्चा करें। क्षेत्रक 1950 से 51, 1990 से 51 और कृषि 70.1, 66.8, उद्योग 10.7, 12.2, सेवाएं 17.2, 20.5। कृषि सहायकी के पक्ष विपक्ष में तर्कों का अध्ययन करें। आप इस विषय में क्या मत है? कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अन्य देश, विशेषकर विकसित देशों के किसानों को अधिक सहायता देकर अपना उत्पादन अन्य देशों के निर्यात करने को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि हमारे किसान उन देशों के किसानों से मुकाबला कर पाएंगे? चर्चा करें। उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 से 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों का विफल मानते हैं। उद्योग और व्यापार अर्थशास्त्री ने ऐसे पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनमें आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिकी विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांशतः उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिकी आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्रों की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्रों की नीतियों के अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएंगी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्रों में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगातार
लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। लघु उद्योग 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसमें करवे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती थी। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग औद्योगिक श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फार्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फार्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरें पर बैंक ऋण, व्यापार नीति, आयात स्थापन। भारतीय द्वारा अपनाई गई औद्योगिकी नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पाद द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। प्रशुल्क लगाने पर आयाती वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जो वस्तु के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं। कोटों में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है, जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटों का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फार्मों की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता था तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों को भी यह आशंका थी। इन्हें कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद के लिए क्षेत्रवार योगदान से संबंधित निम्नलिखित सारणी के लिए एक पाई चार्ट बनाइए और 1990 से 91 के बीच विकास के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रकों के योगदान में अंतर पर चर्चा कीजिए। क्षेत्र कृषि 1950 से 51, 1990 से 91 में 59.0, 34.9, उद्योग में 13.0, 24.6, सेवाओं में 28, 40.5।
कक्षा के छात्रों के को दो समूहों में विभाजित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की उपयोगिता के बारे में अपनी कक्षा में एक वाद विवाद आयोजित कीजिए। एक समूह सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के पक्ष में बोलेगा और दूसरा समूह इसके विपक्ष में बोलेगा। यथासंभव इसमें अधिक से अधिक छात्रों को सम्मिलित कीजिए और उन्हें उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि यदि आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो विलासित की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती थी। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 91 में 24.6% हो गई। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों की 6% वार्षिक वृद्धि दर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्रायः सार्वजनिक क्षेत्रों के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुआ जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फार्मों की प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी इस प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों में देश उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्रों के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन प्रायः उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतिरक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण है मॉडर्न ब्रेड की स्थापना जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वान ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है भले ही इसके कारण राष्ट्र की सीमित संसाधन का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने को थी। उसके बाद कामगारों की नौकरियों की सुरक्षा
के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फार्म अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फार्में शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फार्मों कार्यकुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्री का यह मत है कि हम विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक कि धनी राष्ट्र ऐसा करते रहें। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति का प्रारंभ किया। निष्कर्ष: प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकार नियमन के कारण उद्यमी वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियों अंतर्मुखी थी, उससे एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सशक्त महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। पुनरावर्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं सम्मिलित थी। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई। सभी आर्थिक योजनाओं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समृद्ध, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहल थे भूमि सुधार तथा हरित क्रांति। इन पहलों से भारत को खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिली। कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ जैसा कि आशा थी। औद्योगिक क्षेत्र में नीतिगत आयात
स्थापना पहले ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए इसके योगदान में वृद्धि की। औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी कमी यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य पद्धति कुशल नहीं थे, क्योंकि यह घाटे की ओर उन्मुख थी, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र के सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान हुआ।